दोस्तों, जैसे ही देश की बात आती है तो पूरे देश को एक साथ इकट्ठा कर देने वाला तिरंगा सबसे पहले पूरे भारत की तस्वीर लिए मन में उभर आता है, जिसकी इज्जत बचाने के लिए न जाने कितने ही वीर सपूतों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कभी भी तिरंगे की शान नहीं जाने दी। लेकिन क्या आपको पता है कि 22 जुलाई 1947 से पहले भारत के पास अपना कोई नेशनल फ्लैग ही नहीं था। यहाँ तक कि आज से 23 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य के समय पूरा भारत एक साथ था, तब भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं था। यहाँ तक कि मुगलों के समय में भी भारत के पास कोई अपना झंडा नहीं हुआ। इसीलिए तिरंगा आखिर कैसे आजादी के बाद देश का नेशनल फ्लैग बना, इसकी कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आजादी से पहले भारत में 562 से ज्यादा रियासतें थीं और इन सभी रियासतों के भी अलग अलग झंडे थे। गुलामी के दौर में ब्रिटिश भारत का झंडा यूनियन जैक से प्रभावित था, जिसका भारत की संस्कृति और इतिहास से कोई संबंध नहीं था। ये ध्वज भारत का नहीं बल्कि भारत की गुलामी का प्रतीक था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ जैसे जैसे भारत की आजादी का आंदोलन मजबूत हुआ, वैसे वैसे लोगों को एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को एकजुट रख सके। साल 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, तो उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो इस विभाजन के विरोध में एक राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करेंगे और इसे कलकत्ता में फहराया जाएगा। इस रणनीति के तहत साल 1906 में शचीन्द्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने एक झंडा डिजाइन किया। झंडे को तब कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। उस समय अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत बांटना चाहते थे। इसीलिए इस झंडे को इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसे हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके और उनके बीच सांप्रदायिक सौहार्द रहे। इस झंडे में हरे रंग के कमल के फूल बने हुए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग पर चंद्रमा और सूर्य को दिखाया गया था। इसके एक साल बाद साल 1907 में स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने जर्मनी के बर्लिन में इसी तरह का एक झंडा फहराया था। हालांकि इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की जगह केसरिया रंग को जगह दी गई थी और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके 10 साल के बाद साल 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने भी एक झंडे का डिजाइन किया। ये उस समय की बात है जब होम रूल मूवमेंट अपने चरम पर था। इसके तहत यह क्रांतिकारी अंग्रेजों से पूर्ण आजादी की मांग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय नागरिकों को भी उनकी व्यवस्था में शासन करने का अधिकार दे। इसीलिए इस आंदोलन के दौरान जो झंडा डिजाइन हुआ उसमें यूनियन जैक को भी रखा गया, लेकिन तब तक भी तिरंगे का कोई निशान नहीं था। हालांकि आज जो तिरंगा भारत की शान है, उसे डिजाइन करने में पिंगली वेंकैया का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था, जिसके लिए 1916 से लेकर 1921 तक पिंगली वेंकैया ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से विचार किया और 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपना बनाया हुआ डिजाइन पेश किया। उस डिजाइन में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बाकी समुदाय को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने उस डिजाइन में सफेद रंग की पट्टी डालने की बात कही। महात्मा गांधी ने ही झंडे के बीच में चरखे को शामिल करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक मानते थे। उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आजादी का आंदोलन भी मजबूत होगा। जिसके बाद अगस्त 1931 को कांग्रेस ने अपने सालाना सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तब इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया, क्योंकि केसरिया रंग हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यानी अब इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था। जिसके बाद से इसी तिरंगे के नाम पर बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को फाइनली आजाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। एक नीला चक्र था जिसे अशोक का धर्म चक्र भी कहा जाता है। अब ये बात भी समझने वाली हो जाती है कि आखिर तिरंगे में धर्म चक्र को क्यों शामिल किया गया। इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। यह धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था की डोर में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज्य में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया। इसके 2 बड़े कारण थे।
पहला कारण ये था कि तिरंगे पर चरखा होने से ये पीछे से उल्टा दिखता था। दूसरा कारण ये था कि चरखा भारत के गांव की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी शामिल करना चाहते थे। इसीलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। उस जमाने में एच.वी. कामत भी इस झंडे में एक संशोधन चाहते थे। उनका कहना था कि अशोक चक्र के अंदर स्वास्तिक चिन्ह होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर अंकित देखा तो उन्हें लगा कि स्वास्तिक चिन्ह को इस पर जगह देना सही नहीं होगा। इसीलिए संशोधन को भी उन्होंने खुद से वापस ले लिया। लेकिन यहीं पर आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताएं कि तो भारत को भले ही 15 अगस्त को आजादी मिल गई थी, लेकिन उस दिन नेहरू ने तिरंगा नहीं फहराया था, बल्कि उसकी अगली सुबह यानी 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था, जिसके लिए 1947 में मेरठ के खादी विभाग को यह सूचना दी गई कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा मेरठ में तैयार किया जाएगा। इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा दिल्ली से मेरठ भेजा गया। मेरठ में तिरंगा तैयार करवाने की खास वजह थी, और वो ये कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से ही की थी। तो इस तरह से ये 3 रंगों वाला तिरंगा पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ आज भी और आने वाले सालों में भी हमारे लिए सबसे बड़ी शान के रूप में रहेगा। आपको तिरंगे की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।